हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं शक्तियों का विभाजन किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ए ऑप्शन है सरकार का समाजवादी स्वरूप, बी ऑप्शन है सरकार का एकात्मक स्वरूप, सी ऑप्शन है सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, डी ऑप्शन है सरकार का संघीय स्वरूप। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकार का संघीय स्वरूप स्वतंत्र न्यायपालिका एवं शक्तियों का विभाजन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। भारत में संघवाद के रूप में 3 स्तर में सरकारें कार्य करती हैं। पहले स्तर पर केंद्रीय सरकार जो काफ़ी शक्तिशाली है, दूसरे स्तर पर राज्य सरकारें तथा तीसरे स्तर पर स्थानीय सरकारें कार्य करती हैं। भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषता लिखित संविधान में दर्ज है और भारत में शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के साथ साथ केंद्रीय सरकार को अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जो केंद्र तथा राज्य के बीच विवाद का निपटारा करती है। अतः स्वतंत्र न्यायपालिका एवं शक्तियों का विभाजन केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकारों के बीच सरकार के संघीय स्वरूप की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 256, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 32, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 24, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 21। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर एक अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की व्यवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया गया है और कहा गया है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 32(2) में रिटों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार प्रक्षा की चर्चा की गई है, जिससे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की महत्ता प्रतिपादित होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? ए ऑप्शन है 56वें, बी ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है 52वें संविधान संशोधन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1976 में सरदार पूर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों या मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों के अलावा कुल अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे, जो निम्न हैं। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निर्देशक सिद्धांतों को व्यापक तथा महत्वपूर्ण बनाया गया। इस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों का राजस्व सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया। तो आपका प्रश्न तो एक था, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए जो अलग अलग पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ए ऑप्शन है राज्यसभा, बी ऑप्शन है लोकसभा, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है विधान परिषद। तो ए इज द करेक्ट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति का पद दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जाता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो, जिससे लोकसभा सहमत हो। इस प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जाता है जब इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो।
अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, बी ऑप्शन है कैबिनेट सचिव, सी ऑप्शन है राज्य मंत्री, डी ऑप्शन है बिना विभाग के मंत्री। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कैबिनेट सचिव जो है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा बिना विभाग के मंत्री शामिल हैं, लेकिन कैबिनेट सचिव शामिल नहीं है। मंत्रिमंडल सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है और कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल सचिव इस सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का प्रदेश अध्यक्ष भी होता है। भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव NR पिल्ले थे, जो 6 फरवरी 1950 से 13 मई 1953 तक इस पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित हुआ था? ए ऑप्शन है 1986, बी ऑप्शन है 1988, सी ऑप्शन है 1983, डी ऑप्शन है 1985। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1960 से 70 के दशक में आया राम गया राम की राजनीति देश में काफ़ी प्रचलित हो रही थी। दरअसल अक्टूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल बदलकर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में ला खड़ा किया था। किसी के साथ जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी। अंततः वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान से जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? ए ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 72वां, सी ऑप्शन है 73वां, डी ऑप्शन है 71वां। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया। इस संशोधन के माध्यम से शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई। 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी एवं नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। इसके तहत भाग 9 का के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया, जिसे नगर पालिका कहा गया, तथा अनुसूची 12 नामक एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसके तहत 18 विषय रखे गए। अगला क्वेश्चन है, एक ऊष्मक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? ए ऑप्शन है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, बी ऑप्शन है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, सी ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया जो होती है वो ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन है प्रोटॉन पर, बी ऑप्शन है आवेश पर, सी ऑप्शन है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता परमाणु की बाहरी कक्षा में वर्तमान इलेक्ट्रॉन संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता परमाणु की बाहरी कक्षा में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सी ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, डी ऑप्शन है अवटु ग्रंथि। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वह ग्रंथि है जो शरीर का तापमान स्थायी रखती है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में होती है और हार्मोन एवं निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब कीमत बढ़ती है, आय बढ़ती है, कीमत घटती है, आय घटती है। तो ये तो क्वेश्चन आप सब अपने दिमाग से भी कर सकते हो। घटिया वस्तु के लिए मांग गिर जाएगी जब आपकी आय बढ़ जाएगी। निम्न कोटि या घटिया वस्तुएं या इन्फेरियर गुड्स ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता का आय बढ़ने पर घट जाती है और आय कम होने पर बढ़ जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता आय
तथा घटिया वस्तु की मांग के विपरीत संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की बाजार में एक व्यापक संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? ए ऑप्शन है मिश्रित स्पर्धा, बी ऑप्शन अल्पाधिकार, सी ऑप्शन है एकाधिकार, डी ऑप्शन है मूढ़ स्पर्धा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन पूर्ण स्पर्धा। जो होती है क्या होती है? पूर्ण स्पर्धा में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। पूर्ण स्पर्धा में एक फर्म कीमत ग्रहीता होता है। पूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत यदि किसी बाजार में कोई विक्रेता प्रचलित मूल्यों से थोड़ा अधिक मूल्य मांगता है तो ग्राहक उसकी वस्तु नहीं खरीदेगा। इसके विपरीत यदि वह प्रचलित मूल्यों से थोड़ा कम मूल्य मांगे तो क्रेता उससे ही वस्तु खरीदेंगे। पूर्ण स्पर्धा में एक व्यक्तिगत फर्म उत्पादक तथा विक्रेता के लिए वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। फर्म निर्धारण करने वाली नहीं होती, लेकिन वह मूल्य ग्रहण करने वाली होती है। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न उत्तर, जिसमें संविधान भी इंक्लूड थे, अर्थशास्त्र भी इंक्लूड थे और कुछ हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस लिए गए थे। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टाइम टेबल भी लॉन्च कर दिया जाएगा। आप जीआईसी पीजीटी के लिए इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।